given by this has local minima, local maxima and point of inflection. तो आपको इस फंक्शन के वो सारे पॉइंट्स निकालने जिसमें क्या हो, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये कैसे पता चलता है? तो स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। फिर एफ डैश ऑफ एक्स को हम इक्वल्स टू क्या करते हैं, 0। फिर हम एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। एक्स की 2, 3, 4 अलग अलग वैल्यू मिलेंगी, C1, C2, C3 इस तरीके से। तो इस केस में 3 या 4 वैल्यू, मेरे ख्याल से 3 वैल्यू आएंगी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन में इन वैल्यू को प्लॉट करते हैं, C1, C2, C3 इस तरीके से। फिर उसके बाद हम इंटरवल का साइन चेंज देखते हैं। अगर मान लो साइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलता है तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा? क्या किसका साइन चेक करते हैं, समझ रहे हो ना? एफ डैश ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन देखते हैं। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में बदला तो वो साइन कौन सा वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट होगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और अगर वो साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में बदला तो वो वाला पॉइंट क्या होगा? लोकल मिनिमा वाला पॉइंट होगा। समझ में आई ये चीज? और अगर साइन नहीं बदला, प्लस से प्लस में रहा या माइनस से माइनस में रहा, तो वो वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या ये चीज क्लियर हो गई? यही ओवरऑल कंसेप्ट है। तो पहला स्टेप आप क्या करो, एफ डैश ऑफ एक्स निकालो अच्छे से। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यूज निकालो। जल्दी सारे बच्चे स्टार्ट कर दो इसको सॉल्व करना। किसी को रिपीट सॉल्व करना है? समझ में नहीं आया? एक्सप्लेन करूं दोबारा? ओके। तो स्टेप बाय स्टेप मैं यहां पर सॉल्व भी करते चलता हूं। देखो स्टेप नंबर 1 आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो अभी हमें एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू गिवन है मैं उसको लिख लेता हूं अच्छे से। ये वैल्यू है x माइनस टू पूरे की पावर 4 इंटू एक्स प्लस वन पूरे की पावर 3। एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर लिखूंगा डी बाई डी एक्स और ये पूरा एक्सप्रेशन x माइनस 2 की पावर 4 x प्लस 1 की पावर 3। डन। यहां पर डिफरेंशिएट करने के लिए लगेगा प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट फंक्शन और ये वाला पार्ट क्या हो गया? सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन मतलब कि x माइनस 2 की पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 3 प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब x प्लस 1 की पावर 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब ये हो जाएगा x माइनस 2 की पावर 4। डन यहां तक? ओके। फिर उसके बाद ये हो जाएगा x माइनस 2 की पावर 4, जैसा था वैसे ही होगा। इसका डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल से, तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 2 हो जाएगा। x प्लस 1 का भी करेंगे वो हो जाएगा 1 प्लस फिर ये वाला टर्म एज इट इज x प्लस 1 की पावर 3। इसका जब करेंगे तो यह आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 3 हो जाएगा। x माइनस 2 का करेंगे तो वो 1 बन जाएगा। चेक करो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई क्या सबकी? ठीक है। बट इसके बाद हमें जब x निकालना होता है तो हमें फैक्टराइज करना पड़ता है, तो हम यहीं पर फैक्टराइज कर देते हैं। यहां पर कैसे फैक्टराइज करेंगे? यहां पर आप ये देखो कि क्या चीज कॉमन निकल रही है। अगर x माइनस 2 की बात करें तो उसमें छोटी पावर दोनों में क्या है? 3 है। तो x माइनस 2 की पावर 3 निकलेगा कॉमन। और x प्लस 1 की बात करें तो उसमें छोटी पावर क्या है? 2 है। तो x प्लस 1 की पावर 2 निकल जाएगा कॉमन। ये अगर कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट के अंदर पहले में क्या बचा? तो यहां पर बच गया 3, तो बच गया, ये पूरा निकल चुका है। यहां पर से 3 निकल चुका है तो 1 बच चुका है, तो इसलिए बच जाएगा x माइनस 2। बीच में प्लस आ गया, इन दोनों में से 4 तो बच गया, 4 यहां पर बच गया। और क्या कॉमन निकला है देख लो, x माइनस 2 की पावर 3 ये निकल चुका है, तो क्या बच जाएगा? एक x प्लस 1 बच जाएगा। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? इसके बाद ये वाला टर्म आ गया x माइनस 2 की पावर 3 x प्लस 1 की पावर 2 और उसके बाद यहां पर क्या आएगा बताओ जल्दी से सिंप्लीफाई करके। 3 इंटू एक्स मतलब कितना हो जाएगा? 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4। डन। ये आ जाएगा x माइनस 2 की पावर 3 x प्लस 1 की पावर 2 और ये बन जाएगा 7x माइनस 2। ये बन गया एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू। यहां तक क्लियर है? डन, सबका हो गया।
फिर इसको इक्वल टू 0 करो, एक बार ये 0 हो जाएगा, एक बार ये 0 हो जाएगा, एक बार ये 0 हो जाएगा, x की 3 वैल्यू मिलेगी। उन तीनों वैल्यू को नंबर लाइन में प्लॉट करो। यहां तक का काम करो। अद्वित कहां तक हुआ? दिखाओ पेन, समझना। ये यहां तक की चीजें क्लियर हो गई थी। ये 90 नहीं है, ये रेशियो 90 नहीं है, a प्लस बी 90। डन। ठीक है, रेशियो मतलब a की वैल्यू क्या ले लोगे 2x, b की वैल्यू क्या ले लोगे 3x। डन। x निकल जाएगा फिर यहां पुट करके 2x और इधर 3x डालना, 5x इज इक्वल टू 90। x मिलेगा, x मिलेगा तो a और b मिल जाएगा, a और b मिल गया तो b प्लस c कितना है 180। तो c निकालो जल्दी। ओके तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना। इसको हम जाके आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए बॉक्स में बंद करके रखना, क्योंकि प्लस माइनस का साइन चेंज हो रहा है कि नहीं वो इसी वैल्यू में, इसी एक्सप्रेशन में पुट करके चेक करेंगे। डन। हाँ, इसके बाद आपने f डैश ऑफ x की वैल्यू को इक्वल्स टू 0 किया होगा। इसको इक्वल्स टू 0 किया मतलब x माइनस 2 को 0 किया तो x की एक वैल्यू आ गई 2। फिर आपने x प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 किया होगा, जिससे x की वैल्यू आ गई -1। अच्छा, किसी का ये डाउट तो नहीं है कि सर ये x माइनस 2 नहीं, x माइनस 2 की पावर 3 है? कोई पूछ रहा था अभी कुछ दिन पहले, नहीं है ना डाउट इसमें? हाँ ओके। फिर उसके बाद 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 2/7। डन। यहां तक की चीजें हो गई। फिर नंबर लाइन में प्लॉट करना है, ये वाला काम हो गया। x की वैल्यू मिल गई, स्टेप नंबर 1 2 और 3 डन। स्टेप नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये मैंने नंबर लाइन बना दिया है ना। नंबर लाइन में लेफ्ट में आया माइनस इंफिनिटी, राइट में आया प्लस इंफिनिटी। सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी ये बताओ मुझे? -1, तो इधर पे आ गया -1। अगली वैल्यू कौन सी आएगी 2/7, और लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास कितने इंटरवल हो गए? 3 या 4? 4, 1 2 3 4, 4 इंटरवल हो गए। पहले इंटरवल में साइन क्या होगा चेक करने के लिए x की मन से कोई भी एक वैल्यू रख दो। क्या रख देते हैं? -100 रख देते हैं। -100 इसमें डालो -100। ये बताओ नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव है ना, ध्यान में रखना नेगेटिव। ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव। डन। ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा ना, तो ओवरऑल 2 माइनस आ रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा प्लस। मतलब यहां पर क्या आ जाएगा प्लस, तो यहां पर आ गया प्लस। प्लस आया मतलब इस इंटरवल में। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। हाँ ठीक है, ये प्लस आ गया। डन। अगला इंटरवल लेते हैं -1 से 2/7 के बीच का। ध्यान से सुनना ना जिन बच्चों को इसमें डाउट है, -1 से 2/7 के बीच का कोई एक वैल्यू लो। 0 0 इसके बीच में आएगा। 0 को कहां डालेंगे? 0 को डालेंगे x की जगह पे, यहां x की जगह पे। x की जगह पे अगर मैं 0 डालता हूं तो देखो ये क्या हो जाएगा -2 की पावर 3। ऑड आया, माइनस की पावर ऑड मतलब क्या हो जाएगा नेगेटिव। 0 डालूंगा तो ये क्या होगा पॉजिटिव, 0 डालूंगा तो ये क्या होगा नेगेटिव। दो नेगेटिव आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है, दोनों नेगेटिव आ रहा है। दोनों नेगेटिव मतलब क्या हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इन दोनों में क्या साइन बदला? क्या नहीं बदला। तो ये वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आया? जब साइन नहीं बदलता तो क्या हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगला 2/7 से 2 के बीच का एक वैल्यू बताओ। 2/7 से 2 के बीच का एक वैल्यू क्या हो जाएगा 1। 1 को डालते हैं यहां पर, पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ? नेगेटिव, क्योंकि 1 - 2 मतलब -1, -1 की पावर ऑड मतलब क्या हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव आया। 1 डालने पे ये क्या आएगा पॉजिटिव, 1 डालने पे ये क्या आएगा पॉजिटिव। मतलब 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, तो कुल मिला के ये वाला क्या हो गया नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हुआ तो साइन किस में बदल रहा है? प्लस से लेके माइनस। तो प्लस से माइनस में जब साइन बदलता है, प्लस से माइनस में बदलता है, तो हमको क्या मिलता है? लोकल मैक्सिमा। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आखिरी 2 से इंफिनिटी के बीच का एक नंबर बताओ। 3। 3 को डालते हैं यहां पर, यहां डालेंगे तो पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। यहां डालेंगे तो पॉजिटिव, यहां डालेंगे तो पॉजिटिव, सब में पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव आया। तो साइन माइनस से प्लस में बदला, माइनस से प्लस में बदलता है तो क्या होता है? लोकल मिनिमा। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा वाला पॉइंट। क्या ये समझ में आ गया सभी को? चेक कर लो। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा वाले टॉपिक के बाद
सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और ये इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी कंसेप्ट समझ में आ जाता है। पूछता है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो आपका जवाब क्या होगा, ये वाला इंटरवल। कौन सा इंटरवल में इंक्रीजिंग, अच्छा बताओ कौन सा इंटरवल बोलोगे आप, -∞, -1 यूनियन -1, 2/7, ये पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग है। मैंने -1 को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि -1 पे ये क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, जहां पॉजिटिव आता है वहां क्या होता है, इंक्रीजिंग। किसमें, अच्छा एक और ये वाला भी इंटरवल है ना, यूनियन, एक और चीज लिखनी पड़ेगी, यूनियन, और क्या लिखना पड़ेगा, 2 से लेके इंफिनिटी, यहां पर भी पॉजिटिव आ रहा है। डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है, 2/7 से लेके 2 के इंटरवल में। क्या ये चीज क्लियर हो गई, नहीं करेंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि वहां पर f' क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 मतलब स्लोप 0, स्लोप 0 मतलब ना ही इंक्रीजिंग और ना ही डिक्रीजिंग। डन। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ये पहला क्वेश्चन था, अगर मैं यहीं से शुरुआत करता तुम लोग बोर हो जाते और फिर उसके बाद मन नहीं करता, इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर बाद लिया है। सबसे मुश्किल क्वेश्चंस में से एक है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, और साथ में सॉल्व करना। क्या लिखा है, अ पॉइंट ऑन हाइपोटेनियस ऑफ ए ट्राइंगल। तो हाइपोटेनियस ऑफ ए ट्राइंगल मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, उसके हाइपोटेनियस में एक पॉइंट है और उसका डिस्टेंस ए और बी है, कहां से, उसकी दो साइड से, ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले पहली लाइन को पढ़ के हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं, मान लो ABC, और उसमें कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये वाला पॉइंट हो गया P, जो कि कहां पर आ रहा है, हाइपोटेनियस में। इस पॉइंट का बाकी दोनों साइड्स से डिस्टेंस, मतलब ये वाली साइड से डिस्टेंस और ये वाली साइड से डिस्टेंस आपको गिवन है। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, A हो गया, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो गया, B हो गया। मैंने ये मान लिया है, अज्यूम किया है। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई सबको, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा नोटेशन में बदलता हूं, नीचे वाले को A लेता हूं, ऊपर वाले को B लेता हूं, है ना, इनको चेंज कर देता हूं। हालांकि उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहला वाला A ले ले, दूसरा वाला B ले ले, तो बेटर रहेगा, लग रहा है। यहां तक की चीजें क्लियर। इसके बाद क्या लिखा, शो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। किस चीज की मिनिमम लेंथ, हाइपोटेनियस, है ना। यहाँ हाइपोटेनियस क्या है बताओ, तो हाइपोटेनियस AC है ना। तो यहां पर हमें मिनिमम लेंथ चाहिए, किसकी मिनिमम लेंथ चाहिए, AC की। AC की क्या चाहिए, मिनिमम लेंथ, मतलब AC को क्या करना है, डिफरेंशिएट। क्या ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, A और B जो है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, A और B क्या है, कांस्टेंट है। हमेशा जो चीज दी हुई रहती है ना क्वेश्चन के अंदर, A B R X जो भी दिया वो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम। A और B हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। देन यहां तक की चीजें, ठीक है। मतलब अगर इमेजिन करोगे तो वो क्या बोलना चाह रहा है मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखना सामने। AC को पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो पॉइंट AB जो है उसका क्या है, फिक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, AB क्या है, फिक्स है, बाकी चीजें क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या ये क्लियर हो गया, हाँ, अप्रोक्सीमेटली लाइक दैट। या फिर और उससे थोड़ा चेंज होगा, एक्चुअली सीसॉ में लेंथ चेंज नहीं होती ना, यहाँ पर AC की लेंथ भी चेंज होगी, ये होगा क्योंकि AC जो है वेरिएबल है ना, तभी तो हम उसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या ये क्लियर हो गया। तो यहां पर जो है ये वाला जो एंगल है, ये एंगल उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई बाकी दोनों साइड क्या है, और इस एंगल को हम क्या ले लेते, थीटा ले लेते। मान लेते ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। डन, यहां तक की चीजें हो गई, ठीक है। अब ये चीज आपने फिजिक्स में भी पढ़ी है, मैथ्स में भी जानते हो कि अगर मान लो आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपको हाइपोटेनियस निकालना है, एंगल पता है, तो आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हो। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन किससे मिलता है, साइन से। तो यहां पर मैं लिखता हूं साइन थीटा दैट इज इक्वल टू P/H। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर देखो जल्दी यहां A, और H हाइपोटेनियस को हमने इसमें किससे मार्क किया है, AP से। समझ में है कि नहीं ये चीज। तो AP की वैल्यू निकालो यहां पर, बताओ कितनी आएगी। AP साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया A, तो AP की वैल्यू कितनी आएगी, A/साइन थीटा, A अपॉन साइन थीटा आएगा ना, और 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक। तो ये क्या मिल जाएगा, AP आ जाएगा कॉसेक
कोसेक थीटा। डन, यहां तक हो गया सबका? बताओ जल्दी। एपी मिल गया, एपी मिला ये। इसी तरीके से इसी लॉजिक को यूज करके मुझे पीसी निकाल के बताओ जल्दी। पीसी कैलकुलेट करो। कौन सा ट्रायंगल लेंगे देख लेना, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, सब कुछ लॉजिक लगाओ और मुझे पीसी निकाल के बताओ। पीसी कैलकुलेट करके बताओ। जो चीज इक्वल है, जो गिवन है वो समझ में आ गया, ये दोनों इक्वल है, डन। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, डन। ये चीज पढ़ लिया अच्छे से। ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? तो एंगल पी क्यू आर प्लस इस एंगल का नाम क्या है? एंगल पी क्यू इज इक्वल्स टू 180, डन। इन दोनों का भी सम कितना होगा? 180 पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू कितना होगा? 180। दोनों 180 की इक्वल है तो दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं। पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, डन। अब क्वेश्चन में देखो क्या इक्वल गिवन है? पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, तो साइड में लिखना दोनों इक्वल है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो क्या इक्वल आ जाएगा? पी क्यू एस और पी आर टी, डन। इसको अच्छे से खुद से सॉल्व करके देखो एक बार। यहां तक किया? सॉल्व किया क्या? जल्दी बताओ मुझे। हाँ, तो अब मैंने पूछा कि पीसी निकालना है, तो पीसी निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल लोगे? ये वाला ट्रायंगल लोगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा यूज करोगे? कॉस थीटा का। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा बेस की जगह पे यहां पर क्या गया? स्मॉल बी। हाइपोटेनियस की जगह पे क्या आ गया? पीसी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पीसी कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया स्मॉल बी। तो पीसी की वैल्यू क्या आ गई? बी अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या बनता है? सेक थीटा। तो पीसी आ जाएगा बी सेक थीटा। एक बार चेक करो, कंफर्म करो क्या ये सबका आ गया? हो गया सबका यहां तक? अब यहां पर आपको किस चीज को डिफरेंशिएट करना है, किस चीज को मिनिमम या मैक्सिमम करना है? एसी को, हाइपोटेनियस को। तो एसी, एसी के दो पार्ट्स यहां पर देखो क्या क्या है। एसी का दो पार्ट्स क्या है? एपी और पीसी। तो एसी को मैं यहां पर लिखूंगा एपी प्लस पीसी, डन। एक बार कंफर्म करो ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, अब वैल्यू पुट करता हूं। एसी इज इक्वल टू, एपी की वैल्यू क्या आएगी? ए कोसेक थीटा प्लस पीसी की वैल्यू क्या आएगी? बी सेक थीटा। यहां तक सबका आ गया क्या? बता दो मुझे जल्दी। डन। यहां ए और बी कांस्टेंट वेरिएबल क्या है? कांस्टेंट। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? थीटा के। चलो थीटा के रेस्पेक्ट में। बहुत सारे बच्चों को मुझे पता है कि नहीं पता होगा सेक थीटा और कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन। अभी पूछ लेता हूं, पता चल जाएगा। हाँ, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन कितने बच्चों को पता है? हाथ उठाओ। पता है? हाँ निखिल बता। सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक का क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। हाँ, तो एक एक करके करते हैं। पहले तो ए इसका आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, प्लस बी सेक का आएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। डन यहां तक? इस पूरे को साइन कॉस में बदल के सिंप्लीफाई करके लिखो। साइन कॉस में बदल करके सिंप्लीफाई करके लिखो। इसके बाद ही मुश्किलें चालू होंगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आएगा। कॉट क्या होता है? कॉस बाय साइन। कोसेक क्या होता है? 1/sin, है ना? तो ये हो जाएगा a cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। किसी को इस चीज में प्रॉब्लम तो पूछ लो। कॉट जो होता है वो क्या होता है? cos थीटा बाय साइन थीटा, और सेक जो होता है वो होता है 1/sin थीटा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही दूसरा वाला पार्ट क्या बनेगा? प्लस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू बी। हाँ, इंटू क्या आ जाएगा? बी। यहां तक की चीजें हो गई, एक बार चेक कर लो। ठीक है, इस वाले पार्ट को अब एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। इक्वेशन नंबरिंग भी मार्क कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको इक्वल्स टू 0 करो और थीटा की वैल्यू, या साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जिसकी भी वैल्यू निकालनी निकालो। तो डी ए सी बाय डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 0।
0 किया इक्वल्स टू, तो ये नेगेटिव वाले को उठा के उधर पे भेज दो ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। तो इधर पे आ गया b साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। एक बार चेक करो यहां तक आया क्या सबका? इसके बाद भाई इसको और कैसे सिंप्लीफाई करें? क्या कुछ कट रहा है? क्या कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है मेरे ख्याल से, तो है ना। एक काम करते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ कर देते हैं, थीटा वाले को दूसरी तरफ कर देते हैं। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब इसको इधर इधर कर दो, थीटा थीटा वाले को एक तरफ, और कांस्टेंट मतलब ए और बी को दूसरी तरफ कर दो। तो इधर पे क्या बन जाएगा? साइन क्यूब थीटा, है ना। साइन स्क्वायर साइन मल्टीप्लाई होगा, कॉस और कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? कॉस क्यूब थीटा। और राइट साइड में क्या बन जाएगा? ये ए बाय बी। क्या ये चीज क्लियर हो गई? इसको क्या लिख सकते हैं? टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया? ए बाय बी। डन यहां तक। अब टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की वैल्यू, तो वो क्या होगी? a बाय बी की पावर 1/3। क्या ये पता है कैसे हुआ? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद है ना? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता था? a की पावर m इज इक्वल टू b है, तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? b की पावर 1/m। यहां से पावर हटेगी और यहां पर 1 बाय हो जाएगी। जैसे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट या 1/2 आ जाता है, बस वो चीज लगी। तो ये हमें टेन थीटा की वैल्यू मिली, थीटा की वैल्यू, तो इसका टेन इनवर्स हो जाएगा। डन, यहां तक चीज क्लियर हो गई। और आगे नहीं करेंगे सॉल्व, फिलहाल इसको यहीं तक रहने देते हैं। अब वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में अल्टीमेटली हमें प्रूफ क्या करना है, क्या चीजें लानी है। कि मिनिमम लेंथ हाइपोटेनियस का कितना आना चाहिए? इतना। हाइपोटेनियस मतलब जिसको हमने किससे डिनोट किया था? एसी से। तो एसी, एसी की जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए? ये आनी चाहिए। डन, ये वाली आनी चाहिए। ठीक है। अब एसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? कोसेक थीटा चाहिए, और क्या चाहिए? सेक थीटा। अभी जो हमें मिला है, क्या मिला है? वो टेन थीटा। तो टेन थीटा से सेक और कोसेक चाहिए। क्या ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया? हमें क्या चाहिए? तो इसका तरीका देखो, एकदम बेसिक तरीका, क्लास 10th में जो हम पढ़ते थे। यहां पर हम टेन थीटा को क्या लिख देते हैं? a की पावर 1/3, b की पावर 1/3। डन। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, जिससे परपेंडिकुलर कितना आ गया? a की पावर हाफ, और बेस कितना आ गया? b की पावर हाफ। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस निकाल सकते हो। डन। कितना आ जाएगा? ये 1/3 है क्या? हाँ सॉरी, 1/3, सॉरी, करेक्शन। ठीक है, ये हो गया। हाइपोटेनियस निकाल सकते हो। हाइपोटेनियस निकल गया तो जिससे आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। आपको कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए? उसके बाद कोसेक थीटा। तो कोसेक किसका रेशियो होता है? थोड़ा सा रिकॉल करके बताओ। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, h अपॉन p, ये निकल जाएगा। और सेक थीटा चाहिए तो सेक किसका रेशियो होता है? h अपॉन b, ये निकल जाएगा। ये दोनों वैल्यू को निकालो और यहां पर पुट कर दो, जिससे आपको एसी मिल जाएगा। क्या चीजें समझ में आ गई? कर पाओगे आगे? तो जल्दी पाइथागोरस लगा के पहले हाइपोटेनियस निकालो। क्वेश्चन में क्या गिवन है वो क्लियर हो गया? x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। डन। ध्यान से सुनना, हिंट कर रहा हूं, सॉल्व करना दोबारा। ये बताओ, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, चारों का सम कितना होगा? x प्लस वाई प्लस 360। डन। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई किसके इक्वल है? w प्लस जेड के। तो w प्लस जेड प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। डन। w प्लस जेड क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स w प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। 2 अपॉन में जाएगा, w प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 का हाफ, दैट इज 180। तो ये पूरा एंगल 180 बना। w प्लस जेड, उसी को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल AOB इज इक्वल टू 180। AOB 180 मतलब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, हेंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन। हो गया? वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई करके आ गया। क्या प्रूफ हो गया? जो प्रूफ करना है। हाँ अद्विता बताओ, इसमें डाउट कुछ? W प्लस जेड, W प्लस जेड, तो उसको क्या लिख सकते हैं? लिखो यहाँ पर 2W प्लस 2Z, 2W प्लस 2Z। हाँ, ये आया कि नहीं समझ में? कैसे आया? फिर 2 गया अपॉन में,
360/2 कितना हो गया 180। सो W प्लस Z मतलब ये W है ये Z है, दोनों का सम कितना है 180। इन दोनों एंगल को क्या लिख सकते हैं AOB, तो AOB 180, AOB अगर 180 तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया प्रूफ। दोबारा एक बार करके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, ठीक है। हाँ मुझे ये बताओ हाइपोटेनियस कितना आया। हाइपोटेनियस a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 पूरे की पावर 1/2 या स्क्वायर रूट के अंदर, है ना। एक बार चेक करो अगर किसी ने वहां पर गलती की तो मैं इधर पे देख के उसको सुधारो। हाँ तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया हुआ एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर की जगह पे a की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, बेस की जगह पे b की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, तो मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू बना a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। डन। एच स्क्वायर की वैल्यू, तो h की वैल्यू अगर निकालोगे तो इधर पे रूट ले लो, इधर पे ऐसा लिख सकते हो रूट ओवर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, चाहे ऐसा लिखो या फिर और कैसा लिख सकते हो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 पूरे की पावर 1/2। डन। एक बार चेक करो हाइपोटेनियस ऐसा आया, हाइपोटेनियस ऐसा आया। फिर मैंने क्या निकालने बोला था, सेक और कोसेक थीटा, तो यहां पर से देख लो कोसेक थीटा की वैल्यू पहले क्या होगी, तो h हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो h मतलब a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 पूरे की पावर 1/2 हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है a की पावर 1/3। डन। उसी तरीके से सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस ये हो गया a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 पूरे की पावर 1/2 अपॉन बेस, तो बेस कितना आ गया b की पावर 1/3। एक बार चेक करो ये समझ में आया क्या, ये कितने बच्चों का ये आ चुका था सेक और कोसेक, सही आया था। डन। अब इन दोनों वैल्यू को कहां पर पुट करना है, AC में, AC में पुट करो, तो AC इज इक्वल टू ए सेक, ए क्या लिखा है कोसेक लिखा है ना, ए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ये है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में ये वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 पूरे की पावर 1/2 अपॉन में a की पावर 1/3। डन। ऐसे ही हुआ प्लस b और सेक थीटा आ रहा है ना, सेक थीटा मतलब ये a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 पूरे की पावर 1/2 अपॉन a की पावर 1/3। डन। यहां तक हो गया, b है ना इधर, हाँ यहां तक हो गया क्या सबका। हाँ अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, जो लाना है वो आपके सामने है, मतलब क्या चीज प्रूव करनी है वो चीज आपको दिख रही होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो क्या चीज प्रूव करना है, हाइपोटेनियस आपको लाना है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल टू द पावर 3/2, है ना। तो ये लाने के लिए अब देखो क्या सिंप्लीफिकेशन करेंगे, AC इज इक्वल्स टू, पहले चेक करो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, ये वाला टर्म कॉमन निकल रहा है क्या, देख लो एक बार, ये वाला टर्म दोनों में है तो ये कॉमन निकाल लो, तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 पूरे की पावर 1/2 निकल गया कॉमन। अब बताओ कॉमन निकलने के बाद यहां क्या बच जाएगा, पहले में a रेस टू पावर 1/3 प्लस दूसरे वाले में b रेस टू पावर 1/3। डन। यहां तक हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू a रेस टू पावर 2/3 प्लस b रेस टू पावर 2/3 होल रेस टू पावर 1/2 और अंडर ब्रैकेट यहां पर लॉस ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, तो a की पावर में 1 है, 1 में से इसको 1/3 को माइनस करो, कितना बनेगा 2/3, तो ये क्या बना a की पावर 2/3। डन। यहां पर भी b की पावर 1 है, 1 में से 1/3 को माइनस करो तो b की पावर क्या बन जाएगा 2/3। चेक करो ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं। अब यहां पर देखो ये दोनों चीजें सेम है ना, यहाँ दोनों चीजें सेम है, यहाँ पावर में हाफ है, यहाँ पावर में क्या है 1 है, तो दोनों की पावर लॉस ऑफ एक्सपोनेंट से ऐड हो जाएंगी, दोनों की पावर ऐड होंगी तो क्या बनेगा होल पावर 1/2 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा 3/2, तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल टू दी पावर कितना आ जाएगा 3/2। ये किसका वैल्यू आ गया AC का, AC मतलब हाइपोटेनस जो प्रूफ करना था। क्या ये चीज क्लियर है, ठीक है। इसमें एक चीज आपको और शो करनी पड़ेगी कि AC की वैल्यू क्या है मिनिमम है,
मिनिमम कब शो होगा? जब सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। सेकेंड डेरिवेटिव मतलब किस चीज को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? डी ए सी बाय डी थीटा, मतलब इस चीज को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? या इस चीज को, ठीक है। तो वो चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी अगर करने जाओगे एक्चुअल में शो, तो इसलिए सीधे सीधे लिख देना सेकेंड डेरिवेटिव विल बी नेगेटिव। तो अच्छी बात यह है कि ये वाला क्वेश्चन पिछले कई सालों से तो नहीं आया है, इस टाइप का क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चन जो सारे बोर्ड्स में पूछे जाते हैं वो ज्योमेट्री बेस्ड वाले ज्यादा रहते हैं, मतलब स्फीयर के अंदर कोन आ गया, या टैंक वाला क्वेश्चन हो गया, या रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन हो गया, रेक्टेंगल को फोल्ड करके एक बॉक्स बना रहे लाइक दैट। हटा दूं मैं इसको फिर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जल्दी से पहले क्वेश्चन पढ़ो, नोट डाउन करो, फिर क्या चीज फाइंड आउट करनी मुझे पढ़ के समझाओ। अद्विता को नोट कर लिया वाला क्वेश्चन? ये मैंने सब, हाँ एक बार बना के देखा। हाँ तो क्या फाइंड आउट करना है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। किस फंक्शन का? ये वाले फंक्शन का, है ना। मैं हमेशा एक गलती करता हूं इसमें जो तुम लोग मत करना। कौन सी वाली गलती करता हूं समझ गए ना? ये दो वैल्यू को छोड़ देता हूं मैं लेना एब्सोल्यूट के समय में। आपको ये दोनों वैल्यू को भी लेना है, तो स्टार्टिंग में केयरफुल हो जाओ। एक्स की ये दो वैल्यू लेना ही है, एक 0 और दूसरी कौन सी? पाई। बाकी वैल्यू जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी? डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू क्या करना है? 0। ठीक है, तो चलो जल्दी से एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 cos x इंटू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, और प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। यहां तक हो गया सबका? फिर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, दोनों में से क्या कॉमन निकाल लोगे? कॉस एक्स को। कॉस एक्स को निकाल लिया मैंने कॉमन, तो यहां पर क्या बच जाएगा? -2 साइन एक्स, प्लस ये वाला टर्म कितना बन जाएगा? 1। डन। फिर उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स को हम इक्वल्स टू क्या करते हैं? 0। एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0, मतलब कि cos x इंटू इंटू -2 साइन एक्स प्लस 1, इसको हमने इक्वल्स टू 0 किया, जिससे एक बार cos x इक्वल्स टू 0 आएगा, एक बार -2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहां से cos x की वैल्यू तो तुरंत मिल जाएगी। cos x 0 कब होता है? cos π/2 पे। तो x की एक वैल्यू आ गई π/2। डन। दूसरी वैल्यू बताओ जल्दी, क्या आ रही है? नहीं नहीं, 30 बोल रहे हो? सिर्फ 30 बोल रहे हो? तो यहां पर साइन 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई। साइन एक्स 1/2 जो है वो साइन 30 डिग्री पे तो आता है, π/6 पे तो आता है, लेकिन और एक जगह पे आता है। कब? साइन पाई माइनस π/6 पे भी आता है। पाई माइनस π/6 सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आ रहा है ना समझ में? ये दो वैल्यू आएगी एक्स की, तो एक्स की एक वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? π/6, और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 π/6, 5 π/6। तो कुल मिला के आपको 5 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। दो अभी आपने जो निकाले, और दो जो डोमेन गिवन था उसके अकॉर्डिंग। 0 पाई, π/2, π/6 और 5 π/6। डन। एक बार चेक कर लो यहां तक। यहां तक हो गया सबका? अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना है, तो यहां पर एक्स की जगह पे पुट कर दो, एक्स की जगह पे पुट कर दो सारी वैल्यूज। ये अगली गलती जो कॉमनली बच्चे करते हैं, एफ डैश में पुट करते हैं, वो नहीं करना, ठीक है। आयुष क्लियर हो गया ना? एफ डैश में नहीं करना है। हाँ हाँ, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू,
यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, सबसे पहले x की जगह 0, cos 0 कितना होता है 1, sin 0 कितना होता है 0, तो पहली वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। डन। फिर x की जगह पे पाई, cos पाई कितना होता है, क्या ये सबको पता है cos पाई -1 होता है? ग्राफ बना के समझ जाना, नहीं तो अगर डाउट होता है। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा लेकिन, प्लस साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, साइन पाई 0। ग्राफ से देखो, ध्यान में रखना अगर मान लो ऐसा कंफ्यूजन होता है, ये 0, ये पाई, और ये कितना होता है π/2, π/2 पे इसकी साइन की वैल्यू, साइन का ग्राफ है, साइन की वैल्यू क्या होती है 1 आती है, तो लेकिन पाई पे इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो ये आ जाएगा 0। तो कुल मिला के आपको क्या मिला यहाँ पर 1। डन, यहां तक हो गया। π/2 डालेंगे तो cos π/2 क्या हो जाता है 0, sin π/2 कितना हो जाता है 1, तो यहां पर भी वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1। क्या ये आ गया, चेक कर लो एक बार। ठीक है, अब दो चीजें जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन में, इसमें तो नहीं करोगी गलती मेरे ख्याल से, π/6 पे, π/6 डिग्री में देख लो, डिग्री में कितना होता है 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू शांभवी, cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे, √3/2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस प्लस अभी इसकी वैल्यू भी एक साथ लिख देता हूं, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2, कितना आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 4, 3 + 2 2 4, मतलब 2, 3 + 2 मतलब 5, तो वैल्यू कितनी आ गई 5/4। डन। हाँ, और 5π/6 की वैल्यू cos 5π, ये इसी में थोड़ी सी गलती कर सकते हो, cos 5π/6 की वैल्यू क्या होगी, चलो निकाल के बताओ cos 5π/6 की वैल्यू। प्लस की माइनस, माइनस, हाँ, क्योंकि ये देखो ये कितना बनेगा cos पाई माइनस π/6, ऐसे ही बनेगा ना, cos पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो ये बनेगा -√3/2, लेकिन यहां पर उसका स्क्वायर है, तो -√3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या ये डन हो गया? और साइन 5π/6 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना, देखो ऑलरेडी हमने 1/2 से ही वो निकाला था, याद आया कि नहीं ये चीज, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो यहाँ पर प्लस 1/2, ओवरऑल सेम चीज आ रही है, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 5/4। क्या ये डन? अब अगला जो गलती होने का चांस है वो कहां पर है, ध्यान से सुनना। आपको क्या निकालना है, आपको पॉइंट निकालना है या वैल्यू निकालनी है? वैल्यू निकालनी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 5/4, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1। क्या ये चीज क्लियर हो गई? हटा दो फिर इसको मैं, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू जो हमने ट्रायंगल वाला क्वेश्चन किया था। तो ऐसा नहीं कि उस नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है पेपर, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक वे बता रहा हूं आपको। शो दैट एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो सारी चीजें दिमाग में डालते जाओ, क्या क्या लिखा है। शो दैट एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो एक कोन पहले बना दो जल्दी से। अच्छा, किसी के अंदर इंस्क्राइब तो नहीं, हाँ देख लो पहले, हाँ, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब, तो पहले स्फीयर बनाना फिर कोन बनाना उसके अंदर, जल्दी। राइट सर्कुलर कोन इंस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अद्वैता हो गया वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल कर लो उसके पहले वाले एक्सरसाइज को, ठीक है। हम्म, अच्छा ये स्मॉल आर जो है, क्वेश्चन को पढ़ के बताओ तो स्मॉल आर क्या है? स्फीयर का रेडियस कि कोन का रेडियस? दोनों का एक ही कैसे हो सकता है? शो दैट एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो ये किस चीज की बात कर रहा है पहले ये समझाओ।
ये किस चीज की बात कर रहा है? कोन के एल्टीट्यूड की। कोन के एल्टीट्यूड का मतलब कोन की हाइट। समझ में आया ये चीज? ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम मैक्सिमम? कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। साफ साफ लिखा है स्फीयर ऑफ रेडियस आर। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो वो जो स्मॉल आर है वो किसका रेडियस है? स्फीयर का। तो यहां पर सबसे पहले ना हम यहां पर स्फीयर का सेंटर मार्क करते हैं और सेंटर से मैं इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करता हूं और ये वाली चीज जो है वो क्या है? स्मॉल आर। अलर्ट रहना, अगर छोटी सी भी गलती हुई तो पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाता है, ध्यान से सुनना और जो भी है डाउट पूछना, ठीक है? स्मॉल आर। यहां से यहां तक का रेडियस कितना हो, यहां से यहां तक का लेंथ भी कितना हो जाएगा? स्मॉल आर। क्या ये चीज क्लियर हो गई? इसको मैं नीचे आगे यहां तक लेके जाता हूं, यहां तक लेके जाता हूं, इस जगह तक, ठीक है? तो ये जो टोटल यहां से यहां तक की लेंथ है, यहां से यहां तक की लेंथ है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? एच से। और यही चीज क्या है? एल्टीट्यूड ऑफ कोन। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ये क्या है? एल्टीट्यूड ऑफ कोन। अब क्वेश्चन को दोबारा बार बार 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। दोबारा पढ़ो, क्या चीज प्रूफ करनी है? मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है किसके? कोन के, ठीक है? कोन, हाँ। और क्या चीज प्रूफ करनी है? आखिरी में कहीं लिखा है एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 4r/3। मतलब एल्टीट्यूड को हमने किससे डिनोट किया? एच से। मतलब दिमाग में डाल दो कि टू प्रूव क्या है? एच इज इक्वल टू 4r/3। फाइनली ये आना चाहिए। डन। किस चीज को डिफरेंशिएट करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r²h। इसको कैपिटल आर दे रहा हूं क्योंकि ये रेडियस अलग रेडियस है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये किसका रेडियस है? ये कोन का रेडियस है। कोन के रेडियस को मैं कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूं। ये हो गया कैपिटल आर। यहां तक की चीजें हो गई सबको क्लियर? बता दो मुझे। हाँ, अभी तुरंत हम इसलिए डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि दो वेरिएबल है, कैपिटल आर और स्मॉल एच, ठीक है? तो उसको सिंगल वेरिएबल में बदलना है। सबसे पहले स्मॉल आर कांस्टेंट है, वेरिएबल है? कांस्टेंट है। और ये दोनों चीजें जो ब्लू कलर से वो क्या है? वेरिएबल है ना? मुझे ये बताओ, क्या तुम लोग ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो? ये वाली वैल्यू उसकी जरूरत है क्या? हाँ, जरूरत पड़ेगी। ये वाले ट्रायंगल लेके इसकी वैल्यू, हाँ ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये वाली वैल्यू यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h माइनस स्मॉल आर। डन। यहां तक क्लियर हो गया? अब इस वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के कैपिटल आर को की वैल्यू निकाल सकते हैं इन दोनों के टर्म्स में। समझ में आया कि नहीं ये चीज? चलो, कैपिटल आर की, इनफैक्ट कैपिटल आर नहीं, कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो क्योंकि हम सीधे सीधे उसको यहां पर पुट कर देंगे। डन। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जल्दी निकाल के बताओ क्या आ रहा है। हाँ हाँ बताओ। नहीं, सॉल्व करना है पूरा एक्सरसाइज, ये पूरा चैप्टर खत्म करना है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? एग्जाम्पल 1 नहीं किया अभी? जल्दी करो उसको। एग्जाम्पल 1, 2, 3 ये तीनों सॉल्व करके चाहिए मुझे। फिर उसके बाद ना ये सारे एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब पता है? क्लियर है? बताओ ये वाले एंगल 1 और 2 को कौन सा एंगल बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। 1 और 2 कौन से एंगल होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अगर ये एंगल 1 है ना, और ये वाला एंगल है, इस एंगल को, इनको कौन सा एंगल बोलते हैं? हाँ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इधर पे मैं साइड पे ब्रीफ कर रहा हूँ, ठीक है? मान लो ये दो पैरेलल लाइंस है, ये इसको कट कर रहा है। ये वाला एंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया? 4 हो गया। 5, 6, 7, 8। मुझे ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखो, को इंटीरियर एंगल्स लिखो, सारे एंगल लिखो, सबकी प्रॉपर्टी बताओ क्या क्या है। नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना है पूरा एक्सरसाइज। हाँ, निकाला क्या कैपिटल आर स्क्वायर का वैल्यू? क्या आ रहा है? एक मिनट में थोड़ा जल्दी से कर देता हूं। स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, ऐसा क्या होगा? प्लस कैपिटल आर स्क्वायर आ गया होगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से ये दोनों कट गया होगा तो कैपिटल आर स्क्वायर का वैल्यू आ रहा होगा 2HR माइनस एच स्क्वायर। क्या ऐसे ही आ रहा है? यही आया ना? हाँ,
ये वाला वैल्यू जो आया कैपिटल आर स्क्वायर का, उसमें एच है और छोटा आर है। छोटा आर क्या है? कांस्टेंट है। अब ये पूरी वैल्यू को उठा के हम ये वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ कून के फॉर्मूले में। तो v इज इक्वल टू अभी हमारे पास था 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल एच। डन। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। यहां तक समझ में आ गया क्या सबको? आर स्क्वायर की वैल्यू जो हमने निकाली थी सीधे सीधे यहां पर पुट कर दी है। एक बार सुन लो, आगे का तुम लोगों को सॉल्व करना। हाँ, ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये आर स्क्वायर और ये एच वाला। ठीक है, यहां तक हो गया सबका। आगे का स्टेप तुम लोगों को करना है, हिंट दे रहा हूं। क्या करोगे? एच को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, और फिर यहां पर डिफरेंशिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? एच के, क्योंकि वेरिएबल यहां पर क्या है? एच। आर कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू क्या करोगे? 0। समझ में आया ये चीज? करो, यहां तक करो, डिफरेंशिएशन करो। हाँ बताओ जल्दी, कौन कौन से एंगल से? पेन दिखाओ। एंगल 1 इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल 5। क्यों होगा एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल? फास्ट रीजन बताओ, कौन सा एंगल है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। डन। सिमिलरली 2 का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? 6। 3 का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? 4 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? 8। देन ये सारे कौन से एंगल हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट, एंगल 4 और एंगल 6, ये दोनों कौन से टाइप के एंगल्स है? 4 एंड 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 3 एंड 5 कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया ये चीज? 1 एंड 7 कौन सा? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 4 एंड 5 कौन सा एंगल है? को इंटीरियर एंगल। और इन दोनों का सम कितना होता है? 180। ये सारी प्रॉपर्टी रिवाइज करो, है ना? और रिवाइज करने के बाद फिर तुमको क्या सॉल्व करना है? सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। पूरा ये चैप्टर खत्म करके चाहिए। आ गया क्या? हाँ, तो इसको डिफरेंस v की वैल्यू इज इक्वल टू 1/3 या पाई अपॉन 3 आ गया होगा। h को अंदर मल्टीप्लाई किया होगा 2h स्क्वायर r माइनस एच क्यूब, ये आ गया होगा v का वैल्यू। dv बाई dh, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, dv बाई dh। तो सबसे पहले पाई/3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इसका डिफरेंशिएशन, इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 4HR माइनस इस पार्ट का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर। डन। यहां तक करने के बाद इसको यहीं पर छोड़ दो। इसके बाद इसको इक्वल्स टू क्या करते हैं हम? 0। तो dv बाई dh इज इक्वल टू कर दो 0, इज इक्वल टू 0 कर दो। तो पाई/3 4HR माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू कर दिया 0। पाई/3 पूरा जाके क्या हो गया? 0। तो 4HR माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। इस वाले टर्म को इधर भेजो, तो 4HR इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। डन। यहां से एक h, यहां से एक h कट गया, तो 4r इज इक्वल टू कितना हो गया? 3h। डन। अब 3 को नीचे डाल दो, तो 4r/3 इज इक्वल टू कितना हो गया? h। तो ये आ गया h इज इक्वल टू 4r/3। डन। ठीक है, अभी इसमें एक और चीज बतानी पड़ेगी, वो क्या? मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो इसको जब दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे ये आराम से हो जाएगा ना। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? तो देखो यहां पर dv बाय dh इज इक्वल टू, ये आ गया पाई/3। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4r माइनस 6h। समझ में आ गई ये चीज? अब यहां पर h की जगह पे ये डाल देना 4r/3। h की जगह पे क्या डाल देना, या फिर 4r की जगह पे 3h डाल दो। देखो सीधे सीधे 4r की जगह पे क्या डाल दो? 3h। तो ये क्या हो जाएगा? 3h माइनस 6h। तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मतलब मैक्सिमम मिलेगा। डन। बन गया सबका? ये हटा दूं फिर इस क्वेश्चन को मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये एक जनरल प्रॉपर्टी है। एक थ्योरम होता था मीन वैल्यू थ्योरम, ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है पहले पढ़ो एक बार, समझो इसको क्या लिखा है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। Let f be a function on a to b such that f dash of x is greater than 0 for all x belongs to a comma b, then prove that f is increasing on this interval.
ये हमने सीधे सीधे क्या पढ़ा है, ये एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में पढ़ा है। एफ डैश ऑफ एक्स अगर जीरो से बड़ा होता है मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, तो बस उसी चीज को ये प्रूफ करने बोल रहा है, जो एक थ्योरम है जिसका नाम है मीन वैल्यू थ्योरम, जो मेरे ख्याल से इस बार आपके में हट चुका है, इस बार आपके सिलेबस इसी में लगता है एओडी में। इसमें और 2-3 थ्योरम आते थे, लैग्रांजेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, वो सारी चीजें हट गई है। ओवरऑल उसका कंसेप्ट क्या था मैं समझा देता हूं, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है वो समझना, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना। फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा है क्या? फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव 11th में पढ़ते थे, हाँ 11th में पढ़ते थे। तो क्या आप लोगों को याद है एफ डैश ऑफ एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने का तरीका क्या होता था? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, वो एक्चुअली एच नहीं होता था, एक्स प्लस एच माइनस एक्स होता था। तो एक्स एक्स कट के डायरेक्टली आप उसको क्या लिख देते थे, एच लिख देते थे। और ये कहां से बना था? ये बना था स्लोप का फॉर्मूला से। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसी फॉर्मूले से बना था, क्योंकि जब आप फंक्शन को बनाते हो तो ये क्या हो जाता है, ये हो गया x1 और ये f ऑफ x1, ये y1 और ये x2 और f ऑफ x2। समझ में है कि नहीं ये चीज? तो इसी से ये चीज बनी थी, तो ये फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले को अगर मैं यहां पर लगाऊं, है ना, इस फॉर्मूले को यहां पर लगाऊं, जिसमें यहां पर मैं ले लेता हूं, ये यहां पर ले लेता हूं बी और यहां पर ले लेता हूं ए। बी और ए क्यों ले रहा हूं समझ रहे हो ना? क्योंकि यहां पर पहली वैल्यू क्या हो गई, यहां पर ए हो गई, और दूसरी वैल्यू क्या हो गई यहां पर बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय इधर पे क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। ये ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो एफ ऑफ बी, ये ग्राफ को दिमाग में रखो, अगर ये समझ में नहीं आ रहा ग्राफ को दिमाग में रखो, ये कुछ ऐसा बन रहा है। यहां पर क्या हो गया, ए और उस फंक्शन की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ ए। यहां पर क्या हो गया, बी और फंक्शन की वैल्यू को हम यहां पर क्या बोलेंगे, एफ ऑफ बी। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा एफ ऑफ ए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी कॉमा एफ ऑफ बी। ये समझ में आ गया? तो अगर यहां पर देख रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसका मतलब ये क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, इसका स्लोप दे रहा है। इसका स्लोप जो है वो क्या आ रहा है, स्लोप जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। और स्लोप अगर पॉजिटिव आता है मतलब लाइन या ग्राफ कैसा होता है, राइजिंग। ये आपने 11th में पढ़ा है स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर। अगर स्लोप 0 है तो लाइन कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन क्या होती है, इनकी इंक्रीजिंग या राइजिंग। और स्लोप अगर नेगेटिव है तो लाइन क्या होती है, फॉलिंग। तो इससे क्लियर हो गया कि ये वाली वैल्यू स्लोप को रिप्रेजेंट करिए, और स्लोप यहां पर क्या है, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव मतलब फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बस यही सारी चीजें लिखनी है। वैसे ये क्वेश्चन का आने का चांस नहीं है, क्योंकि ये उस थ्योरम पे बेस्ड है जो डिलीट हो चुका है यूजुअली। बाकी लोगों के में नहीं भी हुआ रहता तो भी नहीं आता ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, ट्राई करो उसको। सबसे पहले तो आप इसको अच्छे से पढ़ के फिगर ड्रॉ करो, और पिछले क्वेश्चन जो हमने इसके पहले किया था ना, उसी के जैसा है, थोड़ा मिलता जुलता। पढ़ के फिगर ड्रॉ करो और मुझे बताओ क्या गिवन है, क्या चीज प्रूव करनी है, कौन किसके अंदर इंस्क्राइब है, वो सारी चीजें चाहिए। हाँ स्टार्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन बना। ये पूरा एक्सरसाइज खत्म करो फिर छुट्टी दे दूंगा, ठीक है। Show that height of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius capital R is this. Also find maximum volume. तो क्या फिगर बना वैष्णवी? फिगर बनाया, ओके डन। तो सबसे पहले एक स्फीयर बना लिया होगा, एक स्फीयर, और उसके अंदर इंस्क्राइब करोगे एक सिलेंडर। तो एक सिलेंडर को इंस्क्राइब कर दो इसके अंदर। ये सिलेंडर इंस्क्राइब हो गया, ठीक है। अब ये जो कैपिटल आर है ये क्या है बताओ जल्दी, रेडियस। ये कैपिटल आर है स्फीयर का रेडियस।
तो इस चीज को मार्क किया, मान लेते हैं स्फीयर का सेंटर यहां पर हो गया, स्फीयर का रेडियस मतलब ये, स्फीयर का रेडियस मतलब ये हो गया, ठीक है। और ये इस पार्ट को मैं ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं इस पार्ट को मैं, h, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये सेंटर हो गया O, इस वाले पार्ट को ले रहा हूं h, और यहां पर आ गया ये वाला पार्ट, इसको क्या क्या ले, कैपिटल H स्मॉल h, क्या ले, स्मॉल h ले लेता हूं ना, है ना, स्मॉल h ले रहा हूं। देखो नोटेशन भी सोच समझ के लेना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। स्मॉल h ये ले रहा हूं, तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ध्यान से देखना, ये क्या है, ये जिसको अभी मैं लाइन बनाया, क्या है ये बताओ जल्दी, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो इसको मैं स्मॉल r ले लेता हूं, स्मॉल r। एक मिनट यार, एक और चीज समझो, इसमें कैलकुलेशन में फंसोगे, इसको 2h ले लो, 2h, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो, समझ रहे हो ना क्यों, वो फिर अब h/2 लेना पड़ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, प्रॉब्लम होगा, तो 2h ले लो। 2h लेने से ये वाला जो पार्ट है उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि स्फीयर का सेंटर उसके बीच में आएगा ना, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, स्मॉल h हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैपिटल R हो गया। पूरे डायग्राम का डिस्क्रिप्शन क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। हाँ, अब आते हैं वापस से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इसको आप चेकलिस्ट जैसा समझ लो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन के लिए। पहला तो ये कि क्या प्रूफ करना है, क्या वो दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है, क्या दिया है, क्या प्रूफ करना है। हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब स्मॉल h, नहीं, हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब स्मॉल 2h, इसकी वैल्यू कितनी लानी है, 2r/√3। यही चीज लानी है, एक बार पढ़ लो अच्छे से, ये चीज प्रूफ करनी है, तो टू प्रूफ, इसको लिख सकते हो आप कॉपी में, टू प्रूफ ये है ना। दूसरी चीज, क्या चीज कांस्टेंट है, इसमें कोई सी चीज कांस्टेंट है क्या, क्वेश्चन में गिवन है क्या स्टेटमेंट में, ये स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R, ये वाली वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, डन। तीसरी चीज, किस चीज को डिफरेंशिएट करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिफरेंशिएट करना है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू, सबको ये याद है कि नहीं, πr² h, तो यहां पर आएगा πr², छोटा r की बड़ा r, छोटा r का स्क्वायर, h की जगह पे क्या आएगा, h की जगह पे क्या आएगा, 2h, डन। ये चीज क्लियर, चेक कर लो। तो कुल मिला के ये कितना बन जाएगा, 2πr²h, ऐसा बन जाएगा। इस चीज को डिफरेंशिएट करना है। ये तीन चीजों की चेकलिस्ट तैयार कर लेना हमेशा मैक्सिमम मिनिमम, कि क्या, और ये इसी चीज को क्या करता है पता है, वो केस स्टडी में 3 अलग अलग पार्ट्स में पूछ लेता है, ठीक है। पहले तो क्या कांस्टेंट है, दूसरा किस चीज को डिफरेंशिएट करना, तीसरा क्या प्रूफ करना है, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमें स्मॉल r और स्मॉल h, दो वेरिएबल हो गए, दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए। डायग्राम से देखो, बताओ कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो, देख के बताओ जल्दी। पाइथागोरस थ्योरम किसमें लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम ये वाले ट्राइंगल में। अच्छा, किसकी वैल्यू निकालना ज्यादा आसान होगा, यहां पर देखो, नहीं, स्मॉल r स्क्वायर की निकाल सकते हो आराम से, और उसको इसमें पुट कर देना, r² की वैल्यू डायरेक्टली पुट करना। चलो r² की वैल्यू निकालो, पुट करो। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा, कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल h का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, तो स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल R² माइनस h²। इस वैल्यू को उठा के वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट कर दो, यहां पर जो v इज इक्वल टू हमारे पास आया था 2πr²h, उसमें पुट कर देना, v इज इक्वल टू 2πr², तो r² की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दो, इंटू h को अंदर डालना, फिर डिफरेंशिएट करना, नहीं डालोगे तो क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, है ना। फिर उसको इक्वल टू 0 करना, इक्वल टू 0 करने के बाद जो प्रूफ करना है वो देखो आ रहा है कि नहीं। अद्विता फर्स्ट हो गया, कुछ डाउट बताना है। y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180, करेक्ट है ना। ये z है तो ये भी क्या हो जाएगा z, तुम स्लो सॉल्व कर रहे हो, टाइम लगेगा, लेट तक रुकना पड़ जाएगा, ठीक है। y प्लस जेड इज इक्वल टू 180, और y और z का रेशियो गिवन है, करेक्ट। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 7x, डन। x की वैल्यू निकालो, बाकी सब सॉल्व करो। हाँ, कुछ डाउट। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करते हैं हर हर क्वेश्चन में,
इक्वल्स टू 0। आ गया, प्रूफ हो गया फर्स्ट। v इज इक्वल टू ये आ जाएगा तो ये इसीलिए देखो मैंने यहाँ टू प्रूफ में मेंशन कर दिया ना। वो देखो तुम लोगों की चॉइस है, मैं बता रहा हूं, है ना। h लो तो h/2 वाला आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। h लोगे h/2 आएगा तो यहाँ h²/4 आएगा, तो वैसा। हाँ वो आखिरी में देख लेना जैसा जो तुम लोगों को करना है। ये v की वैल्यू आ गई होगी। अच्छा ये जो क्वेश्चन होता है ना, जनरली मैंने देखा है ये वाला जो क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन होता है केस स्टडी में कैसे पूछता है। फर्स्ट सेक्शन ये बोलेगा एक्सप्रेस द या राइट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ द हाइट, इन टर्म्स ऑफ द हाइट या इन टर्म्स ऑफ द रेडियस कैपिटल आर, ये बोल सकता है। ये आ गई v की वैल्यू। अब dv/dh निकाला होगा तो 2 पाई तो एज इट इज, अंदर वाले का इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ आर स्क्वायर, क्योंकि h का हो जाएगा 1, आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है। इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -3h²। डन। ये निकालने के बाद dv/dh को क्या करेंगे इक्वल्स टू 0। dv/dh इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वल्स टू 0 मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस 3h² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2 पाई उधर जाके क्या हो गया 0, तो क्या बचा यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस 3h² इज इक्वल टू क्या हो गया 0। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 3h²। चेक करो यहां तक आया क्या, 3 जाएगा अपॉन में, तो आर स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो गया h²। तो स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लोगे तो रूट ओवर आर स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू कितना हो गया h। तो ये हो जाएगा r/√3 इज इक्वल टू कितना हो गया h। एक बार चेक करो यहां तक आया क्या। अब आपको h नहीं, आपको आपने हाइट क्या ली उसकी 2h, तो 2h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2r/√3। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। यहां तक हुआ क्या सबका, आगे सॉल्व किया। इसके बाद एक चीज तो पहले ये बताने की सेकेंड डेरिवेटिव उसका क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, है ना। तो वो तो ठीक है, वो कोई बड़ा मैटर नहीं, वो लिख दोगे। और भी कुछ निकालना है, क्या निकालना है मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, सुनो, बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन इसको इजियर तरीके से करना, पहले आराम से देख लेते हैं। किसकी वैल्यू पुट करना ज्यादा आसान होगा। यहां पर वॉल्यूम का ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, यहां पर h² की ये वाली वैल्यू को पुट करो तो आप सही तरीके से वॉल्यूम निकाल पाओगे, नहीं तो फालतू के कैलकुलेशन में फंस जाओगे। समझ गए ना, ये आइडेंटिफाई करना है। h² वाले एक्सप्रेशन में ये h² की ये वाली वैल्यू को डाल दो, ठीक है। तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई, ये आ गया आर स्क्वायर माइनस r²/3 इंटू h। तो v इज इक्वल टू 2 पाई, ये कितना बन जाएगा 3r² माइनस r², मतलब कितना बन जाएगा 2r²/3 इंटू h, मतलब v इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई r²/3 इंटू h। यहां तक आया क्या बताओ मुझे, डन। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है ना, वेट करना। यहां पर ये जो वॉल्यूम चाहिए हमें सिर्फ कैपिटल आर के टर्म में चाहिए, स्मॉल एच के टर्म में नहीं चाहिए। तो स्मॉल एच की वैल्यू अभी ये जो निकाली थी ना थोड़ी देर पहले, उसको दोबारा यहां पर रख दो, तो कितना आ जाएगा v इज इक्वल टू 4π/3 कैपिटल R क्यूब इंटू r/√3, तो कितना आ जाएगा 4π/3√3 इंटू कैपिटल R का क्यूब, ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम। डन। क्या ये स्क्वायर है, हाँ डन। ये क्लियर हो गया, एक बार कंफर्म कर दो। क्या ये हटा दूं फिर मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सॉल्व करो जल्दी इस क्वेश्चन को, फिगर ड्रॉ करो, क्या क्या चीज किसको डिफरेंशिएट करना है लिखो। हो गया ये क्वेश्चन। ये क्या क्या कर दिया, पेन दिखाओ। देखो ये रेशियो गिवन है ना, ये पूरा गलत है। रेशियो गिवन है ना, तो y इज इक्वल टू क्या लेंगे हम 3k, z इज इक्वल टू क्या लेंगे हम 7k। डन। हाँ, show that height of cylinder of greatest volume that can be inscribed in a right circular cone of height small h and semi vertical angle alpha is 1/3 that of cone
एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दिस। क्या हो गया? तो पढ़ लिए, समझ में आया? फिगर ड्रॉ करके दिखाओ एक बार। हाँ ओमांश सही है, करेक्ट है। देखो एग्जाम में ना कोई पढ़ के समझाने वाला नहीं रहेगा ना। पढ़ लिया सबने? तो एक एक करके लाइन से देखो। मैं अभी जो चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूं आफ्टर कोविड, जो बच्चों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन को पढ़ने की आदत उनकी थोड़ी कम है, और उसके कारण वो एग्जाम में उन लोग का बहुत मार्क्स लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन को पढ़ के इंटरप्रेट नहीं कर पाते, या तो वो किसी से सुनते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाली आदत तुम लोग डालो, मैं बता रहा हूँ। जो भी बुक तुम लोग फॉलो करो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसको पढ़ना बस चालू करो, और क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या प्रूव करना है, वो चीजें बस सीखना चालू करो। एग्जाम में वही करना पड़ेगा। क्योंकि तो यहाँ लिखा है शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट स्मॉल एच। तो ये क्या, किसकी हाइट है? स्मॉल एच, कोन की हाइट है, और कोन के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब है। ये पढ़ के समझ में आना चाहिए। कोन के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब है। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। तो सेमी वर्टिकल एंगल किस में होता है? कोन में होता है। कोन में ऊपर की तरफ आधा वाला जो एंगल बनता है वो सेमी वर्टिकल एंगल बनता है। फिर बाकी क्वेश्चन अभी मैं थोड़ा बाद में पढ़ूंगा, पहले इतना जो पढ़ा हूं उसके हिसाब से फिगर ड्रॉ करता हूं। एक चीज समझ में आ गई कि कोन बनना है, तो हमने बना दिया कोन इस तरीके से। इसके अंदर में एक सिलेंडर इंस्क्राइब है, तो एक सिलेंडर को इंस्क्राइब कर देते हैं इसके अंदर। तो मान लेते हैं ये हो गया एक सिलेंडर जो उसके अंदर इंस्क्राइब हो रहा है इस तरीके से। डन। ठीक है, अब क्वेश्चन में कोन की हाइट आपको गिवन है स्मॉल एच, तो कोन की हाइट भी बना लेते हैं। यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक कोन की हाइट हो गई, और ये कोन का रेडियस है ना। तो कोन की हाइट आपको स्मॉल एच गिवन है, कोन की हाइट आपको स्मॉल एच गिवन है ना, और उसके रेडियस को स्मॉल आर ले लेते हैं। उसके रेडियस को स्मॉल आर ले लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? और भी कुछ चीज गिवन है, क्या गिवन है? सेमी वर्टिकल एंगल। सबको क्लियर है कहां बनता है सेमी वर्टिकल एंगल? वर्टिकल एंगल ये पूरा, सेमी मतलब उसका आधा, तो ये वाला एंगल आपको गिवन है कितना है? अल्फा। डन, यहां तक क्लियर? हाँ, अभी फिर से दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर। किसके बारे में बोल रहा है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, मान लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर को मैं कैपिटल एच ले रहा हूं, ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम मतलब किसको डिफरेंशिएट करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को। ये चेकलिस्ट ध्यान में रखना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिफरेंशिएट करना। डन। और ये दोनों चीजें तो हमने मार्क कर दी है। इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? किसके बारे में बोला? हाइट ऑफ सिलेंडर। फिर ये वाली लाइन आगे आ रही है, इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। तो अब बताओ क्या चीज प्रूफ करनी है? सिंबॉलिक फॉर्म में बताओ, सिंबल्स। नहीं, वी नहीं। दो चीजें प्रूफ करनी, जिसमें एक चीज तो ये दिख रहा है, लेकिन एक और चीज जो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है वो चीज पूछ रहा हूं मैं। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। ये पहला पार्ट है प्रूफ करने का। कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल एच बाय 3। क्या ये चीज समझ में आई? ये पहला पार्ट है प्रूफ करने का। दूसरे पार्ट में ये चीज भी प्रूफ करनी है। डन। ओके, तो कैपिटल एच हमने किसको लिया है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये वाली हाइट को हमने ले लिया कैपिटल एच, यहां से यहां तक। ठीक है,
सिलेंडर के रेडियस की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसके रेडियस को हम ले लेते हैं कैपिटल आर। यहां तक क्लियर हो गया? काफी कॉम्प्लिकेटेड बड़ा मिक्स्ड टाइप का डायग्राम बन रहा है, इसको मैं थोड़ा इजियर बनाता हूं 2 डायमेंशनल में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ध्यान देना, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। इधर इधर ध्यान दे, बातें नहीं, इधर पे ध्यान से देखोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला एंगल कितना है? अल्फा। बड़े वाले ट्रायंगल की बात करो, उसका बेस कितना है? स्मॉल आर। और उसका परपेंडिकुलर कितना है? स्मॉल एच। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? बता दो। ठीक है, अंदर में एक और छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, देखो ये वाला छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल और दिख रहा है, उसको भी यहां पर बना देता हूं, ये वाला छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल। इसका बेस कितना दिया हुआ है? इसका बेस कितना दिया हुआ है? कैपिटल आर। और ये वाली हाइट आपको दी हुई है, ये वाली हाइट कितनी दी हुई है? कैपिटल एच। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, और अगर मैं इस वाली हाइट की बात करूं, इस वाली हाइट की बात करूं, तो ये भी आप बता सकते हो कि ये कितना होगा? स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। क्या ये सारी चीजें यहां तक क्लियर हो गई? ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना, पहले पार्ट में आपको ये चीज प्रूव करनी है, कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल एच बाय 3, या अल्टरनेटिवली मैं ये बोल सकता हूं 3 बड़ा एच इज इक्वल टू स्मॉल एच। ठीक है, डन। हाँ, तो किस चीज को डिफरेंशिएट करना है मैं ये पूछ रहा हूं, बताओ जल्दी। किस चीज को डिफरेंशिएट करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है, और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला कैपिटल V इज इक्वल्स टू पाई, कौन सा वाला आर? एच कौन सा? कैपिटल एच। क्लियर हो गया यहां तक की चीजें? यहां पर दोनों वेरिएबल है, स्मॉल कैपिटल आर और कैपिटल एच, किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कांस्टेंट यहां पर कौन कौन सी चीजें हैं? कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है? अल्फा कांस्टेंट है और स्मॉल एच, ये दोनों कांस्टेंट है। कैसे पता चल गया? क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये दो वैल्यू दी हुई थी, ये दो चीजें क्या है? कांस्टेंट है। डन यहां तक? हाँ, अब बताओ कि क्या करें। किसी एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, आराम से इस ट्रायंगल को देख के हम वैल्यू निकालते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल को देखेंगे तो उसमें से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए tan अल्फा इज इक्वल्स टू आर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। हाँ, वो वाला तरीका ठीक है, वही करते हैं। देखो इधर ध्यान देना, यहां पर ये वाले ट्रायंगल को देखो, छोटा वाला ट्रायंगल। मैंने ये ट्रायंगल क्यों लिया? क्योंकि देखो यहां पर ये अल्फा भी आ रहा है, ये कैपिटल आर भी आ रहा है, क्योंकि मुझे कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए थी, और उसका रिलेशन किससे चाहिए था? कैपिटल एच के टर्म्स में। क्लियर हो गया ये चीज? तो कैपिटल एच कैपिटल आर वेरिएबल, स्मॉल एच और अल्फा क्या है? कांस्टेंट, तो वहां पर रिलेशन हमको मिल जाएगा। यहां पर मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करता हूं? tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, निखिल बता क्या आएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू आर बाय स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। ये समझ में आया कि नहीं? परपेंडिकुलर हम किसको लेंगे? उसकी अपोजिट साइड को। बेस क्या हो गया? ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहां से हम कैपिटल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? एच माइनस कैपिटल एच इंटू tan अल्फा। एक बार चेक करो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम V इज इक्वल टू पाई, यहां पर जो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच इंटू tan अल्फा, पूरे का होल स्क्वायर इंटू यहां पर क्या आ जाएगा? एच। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब इस पूरे फॉर्मूले में ये बताओ सिर्फ मुझे कि कौन सा वेरिएबल और कौन कौन से कांस्टेंट है।
कैपिटल एच वेरिएबल है, स्मॉल एच और अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, 10 स्क्वायर अल्फा बाहर कर देना, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना, h को अंदर भेजना, फिर सिंप्लीफाई करके करो आगे सॉल्व, डिफरेंशिएट करना h के रिस्पेक्ट में। हाँ कहां तक हो गया दिखाओ मुझे, ये वाला हो गया, नहीं बना, दिखाओ जल्दी। जी ई एफ, जी ई एफ 36 डिग्री कैसे निकाला, हाँ 126, कौन सा बच गया इसमें, ये निकल गया है, ए जी ई बचा है। ए जी ई कहां पर है, ए जी ई मतलब ये एंगल बचा है, करेक्ट। तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल कौन सा एंगल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ट्रांसवर्सल है ना, तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए, ऑल्टरनेट। तो ए जी ई की वैल्यू भी कितनी आएगी, 126। डन। दूसरा कौन सा निकालना है, एफ जी ई, एफ जी ई ये एंगल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, कौन सा मेथड लगाओगे, हाँ करेक्ट। और किसी क्वेश्चन में डाउट, हाँ तो v इज इक्वल्स टू पाई, और इधर पे क्या बन गया, h माइनस कैपिटल H का होल स्क्वायर इनटू ये क्या बन गया 10 स्क्वायर अल्फा इनटू ये क्या हो गया h। तो v इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई कैपिटल H, नहीं क्या पाई, और इधर पे 10 स्क्वायर अल्फा, पहले लिखता हूं 10 स्क्वायर अल्फा इनटू यहां पर लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इनटू इधर पे आ जाएगा कैपिटल H। कैपिटल H को अंदर डाल दो, तो v इज इक्वल्स टू पाई इंटू 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ये बन जाएगा h स्मॉल h स्क्वायर प्लस कैपिटल H क्यूब माइनस 2h कैपिटल H स्क्वायर। चेक करो यहां तक का एक्सप्रेशन आया क्या वॉल्यूम का, यहां तक आया, डिफरेंशिएट कर लिया, क्या रहा है डिफरेंशिएट करने पे, dv बाय dh। पाई 10 स्क्वायर अल्फा तो एज इट इज रहेगा बिकॉज वो कांस्टेंट है, अंदर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 स्मॉल h कैपिटल H, है ना, प्लस 3h स्क्वायर माइनस 2hh 4hh। डन, यहां तक हो गया सबका, चेक कर लो। फिर इसके बाद इसको इक्वल्स टू क्या करना है, 0। फिर उसके बाद इसको इक्वल्स टू 0 करो, जल्दी सॉल्व करो। हेलो हेलो जी, मैं फ्री होके कॉल करता हूँ, क्लास चल रही है मेरी, है ना, क्लास चल रही है, मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको। हाँ अच्छा ये नहीं आएगा ना, मैं गलत कर दिया। हाँ यहाँ पर ये कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली h स्क्वायर आएगा। क्या ये अभी क्लियर, एक बार चेक कर लो। हम्म ऐसे ही आ रहा है क्या, क्या ये आया सबका, चेक करो। हाँ फिर उसके बाद ये वाला पूरा पार्ट तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 0। तो स्मॉल h स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल H स्मॉल h प्लस 3 कैपिटल H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ऐसा आया क्या, बताओ मुझे। इसके बाद फंस गए। कॉमन तो नहीं निकल रहा है यार, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, क्या इसको फैक्टराइज करके कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला तरीका। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए देखो, ये स्मॉल 1 है कोफिशिएंट, वो याद है ना, ये करते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो ए इंटू सी का प्रोडक्ट निकालते थे। तो ए इंटू सी, ए 1 है, सी कितना है 3, तो कितना आ गया 1 इंटू 3 मतलब 3 आ गया, क्लियर। तो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे कितना है 3,
तो किसमें स्प्लिट कर देंगे? -3 कैपिटल एच स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच स्मॉल एच माइनस ये वाला टर्म। एक बार चेक करो यहां तक समझ में आया क्या? अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, पहले में से और दूसरे में से? स्मॉल एच निकलेगा तो क्या बच जाएगा? स्मॉल एच माइनस 3 टाइम्स कैपिटल एच। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? माइनस कैपिटल एच। तो ये +3 होगा। हाँ, ये माइनस कैपिटल एच निकलेगा तो क्या बचेगा? स्मॉल एच माइनस 3 टाइम्स कैपिटल एच इज इक्वल टू 0। एक बार चेक करो यहां तक समझ में आया क्या? फिर क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म दोनों में सेम है, तो स्मॉल एच माइनस 3h स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच इज इक्वल टू 0। दोनों को एक एक करके 0 करो। क्या ये आ गया समझ में? है ना? तो ये वाली कंडीशन तो नहीं हो सकती, दोनों की हाइट बराबर नहीं हो सकती। तो यहां से h इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 स्मॉल एच। हो गया प्रूफ। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? चलो अब क्या एक और चीज क्या प्रूफ करनी है, वो तुम लोग करोगे। क्या प्रूफ करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आना चाहिए? इतना आना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए क्या किसमें वैल्यू पुट कर रहे हो भाई, बताओ? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए मैं बता देता हूं, यहाँ हिंट देता हूं। देखो जो कैपिटल एच की वैल्यू आई, इसको उठा के डालना यहां पर। जो कैपिटल एच की वैल्यू है उसको उठा के यहां पर डाल दो, यहां पर आ जाएगा। चलो करो जल्दी। हाँ, इसके पहले वाला क्वेश्चन किया क्या? हो गया वो? दिखाओ जल्दी यहाँ। तो ये फिगर समझ लिया अच्छे से। कंस्ट्रक्शन में ये पूरा ऐसा ड्रॉ कर लो। करेक्ट। ये एंगल कितना है? 130। ये एंगल निकाल सकते हो क्योंकि कौन सा रूल लगेगा? को इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों का सम कितना होता है? ये एंगल मिल जाएगा। इन अ सिमिलर वे ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? को इंटीरियर। तो तुमको ये भी मिल जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा। हम्म, हाँ। क्या प्रूफ करना है बताओ तो एक बार, देखिए v इज इक्वल टू। अरे तुम लोग भी बुक सामने रखा करो ना यार। 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा, ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, और मैंने ये बताया इसको वहां पर पुट करो। तो v इज इक्वल टू पाई स्मॉल h माइनस कैपिटल H। तो कैपिटल H की जगह पे ये आ जाएगा होल का स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर अल्फा इंटू कैपिटल H की जगह पे आ जाएगा स्मॉल h/3। समझ में आ रहा है ना क्या किया हमने? कैपिटल एच की जगह पे यहां पर कैपिटल एच की जगह पे स्मॉल h/3 पुट कर देना। स्मॉल h/3 पुट कर देना और कुछ नहीं। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा? पाई इधर पे कितना आ जाएगा? 3h माइनस h/3 का होल स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर अल्फा इंटू h/3। ये हो जाएगा पाई, इधर पे आ जाएगा 2h/3 का होल स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर अल्फा इंटू h/3। तो 2 टू ये स्क्वायर है ना, हाँ। पाई इंटू 2 टू 4h² 9 इंटू 10 स्क्वायर अल्फा इंटू h/3। तो ये हो जाएगा 4 पाई h³ इंटू 10 स्क्वायर अल्फा। ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम। डन, चेक कर लो। ठीक है, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन वाले बचे हैं। चलो जल्दी पहले इसको सॉल्व करो। सौभाग्य तो 1 घंटा और रुकेगा और मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व करेगा। हाँ ठीक है, मैं तो यहाँ पर हूँ 1:30-2 बजे तक। जब तक मैं रहूंगा रुकेगा तो और सॉल्व करेगा। डन, मैं फोन कर दूंगा पापा को।
चलो जल्दी सॉल्व करो। निखिल तू भी रुक जाना। पढ़ लिया ना सबने क्वेश्चन को अच्छे से? तो ये क्या कौन सा क्वेश्चन है? सबसे पहला वाला टॉपिक कौन सा? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, है ना? अच्छा तुम दोनों के में, तीनों के में, है ना? मुस्कान और तुम दोनों के में एक और टॉपिक है जो एओडी का, जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स वाला, जो सीबीएसई से हट गया है ना? तो एक बार मैं एक दिन किसी नेक्स्ट संडे को या तो बता दूंगा मैं, ठीक है? एक एक क्लास में हो जाएगा आराम से, और किसी को भी पढ़ना तो पढ़ सकता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ओके, तो क्या गिवन है क्वेश्चन में? एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका बेस कितना है? 10 मीटर्स। तो एक सिलेंड्रिकल टैंक ले लिया और उसका बेस कितना हो गया? उसका बेस रेडियस r इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 मीटर। डन। इज बीइंग फिल्ड विथ व्हीट एट अ रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आर। तो इसमें व्हीट जो है वो फिल हो रहा है किस रेट से? तो लिखा है 314 मीटर क्यूब पर आर। तो आप सिर्फ अगर यूनिट को पहचान जाओ तो भी आप समझ जाओगे कि क्या गिवन है। पूरा बताओ। डीवी बाय dt, टाइम है ना यहाँ, आर्स मतलब टाइम, डीवी बाय dt गिवन है। और क्या फाइंड आउट करना है? देन डेप्थ ऑफ व्हीट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, डेप्थ मतलब ये वाला पार्ट समझ रहे हो ना? इसका क्या? इसका हाइट। डेप्थ मतलब इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट। तो इसका हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? नहीं समझ पाए तो यूनिट से समझ जाओ। मीटर पर आर लिखा हुआ ना, मीटर मतलब लेंथ की यूनिट होती है, लेंथ मतलब रेडियस तो दिया है, तो कौन सी लेंथ बदल रही है? हाइट बदल रही है। क्लियर हो गया? तो क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? dh बाय dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। r की वैल्यू दी हुई है तो डाल दो। r की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10, तो 10 स्क्वायर इंटू h। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 पाई h। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के। तो ये क्या हो जाएगा? dv बाय dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 पाई इंटू dh बाय dt। डन। dv बाय dt की जगह पे पुट कर दो वैल्यू, कितनी है? 314 इज इक्वल टू 100 पाई इंटू dh बाय dt। अब बताओ फाइनली कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पाई की वैल्यू रख दोगे 3.14, तो ये भी कितना हो जाएगा? 314 314 314 कट गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? वो दो क्वेश्चन भी कर ले क्या? तुम लोग कर लो, चलो। मेरी अभी क्लास थी, आ गए क्या बच्चे? ठीक है, तो तुम लोग घर जाके कर लो, सौभाग्य यहीं कर लेगा। चलो, बाकी सबकी छुट्टी है।